हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, इन चैप्टर्स के। मैंने पिछले वाले वीडियो में मैकेनिक्स के पार्ट 1 में काइनेमेटिक्स के सारे पीवाईक्यूज को मतलब लगभग 10 पीवाईक्यूज को डिस्कस किया था। तो वो अगर वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख लेना। एंड इस वीडियो में मैं इन 4 चैप्टर्स के पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। इस सीरीज का एम ये है कि इस सीरीज के अंदर मैं वैरायटी ऑफ द पीवाईक्यूज तुम्हें कर बताऊंगा जो भी चैप्टर्स के हैं, तो वो तुम्हें दूंगा और उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो उससे क्या होगा ना कि तुम्हें आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर टाइप का क्वेश्चन करने से तुम्हारा अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। एंड वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So first question, the force acts for 20 seconds on the body of the mass 20 kg starting from the rest, after which the force is and the body describe the 50 meter in the next 10 seconds, the value of the force। तो बोल रहा है कि एक कोई बॉडी है जिसपे 20 सेकंड के लिए एक फोर्स लगता है, 20 kg की बॉडी है। एंड इसके बाद क्या होता है कि फोर्स लगना बंद हो जाता है 20 सेकंड बाद, ठीक है। और उसके बाद अगले 10 सेकंड में जो बॉडी वो 50 मीटर चलती है। तो हमें बताना कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया है ना। तो देखो इसको देखते हैं। अगर मान लो ये कोई बॉडी है हमारे पास, इस पर हमने एफ लगाया, ठीक है, कोई एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया 20 सेकंड तक, ठीक है। तो यहाँ तक इसने मान लो कुछ स्पीड गेन कर ली होगी, ठीक। एंड बोला 20 सेकंड बाद जब इसको हम छोड़ देते हैं, फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, तब 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चलता है इन 10 सेकंड। यहाँ पर मतलब हमारे पास जो स्पीड मिली हमें फोर्स लगाने के बाद, वो मिली 5 मीटर पर सेकंड की। 5 मीटर पर सेकंड स्पीड हमें मिल गई, ठीक है। ये चीज यहाँ से हमने पता कर ली। अब देखो 20 सेकंड के लिए फोर्स लगाया, तो मतलब फोर्स लगेगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन देगा बॉडी को, है ना। तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना हो जाएगा, F/20। और इसी एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड आई होगी ना, जो 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियली बॉडी क्या थी हमारी, रेस्ट पे थी। तो F/20 इंटू टाइम कितना है 20 सेकंड्स। इसकी वजह से हमारे पास स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमारा जो फोर्स की वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड। तो इजी क्वेश्चन था, देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 5 न्यूटन्स। बहुत इजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला क्या है, द 100 balls of the mass m strike the wall normally with the velocity v and reflected with the same speed in time t, the total force exerted by the balls on the wall। सो देखो क्या बोल रहा है कि एक कोई वॉल है, वॉल, और इधर से हमने 100 बॉल्स आइडेंटिकल बॉल्स हैं, सब मास m की हैं। इनको हमने इधर की तरफ फेंका है 100 बॉल्स, इनको हमने इधर की तरफ फेंका है, दीवार पे टकराती हैं, ठीक है, टकराती हैं एंड देन द रिटर्न, ये वापस आ जाती है रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। इसमें जो टाइम लगता है, कितना लगता है, टाइम लगता है टी सेकेंड्स लगता है टाइम, ठीक है। तो बताना है, क्या बताना है, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल्स ऑन द वॉल। मतलब जो बॉल्स है उन्होंने कितना फोर्स लगाया वॉल पे। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इनका मास पता है और स्पीड पता है। अगर मास और स्पीड पता हो तो हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मास और स्पीड पता हो तो मोमेंटम निकाल सकते हैं। एंड मोमेंटम से फोर्स कैसे निकाला जा सकता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, ठीक है। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हमारा फोर्स हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हमारा फोर्स होगा। तो अगर हम यहाँ पे मोमेंटम देखें पहले, तो पहले 100 बॉल्स थे हमारे पास, n इज इक्वल टू 100 एंड मोमेंटम कितना हो जाएगा m इंटू वी। सारी m मास की थी, वेलोसिटी v से जाके टकराती है दीवार पे यहाँ पर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है, प्लस आई कैप। इस डायरेक्शन को x मान लेते हैं हम, ठीक है, प्लस आई कैप। देन ये रिटर्न होती है सेम वेलोसिटी से। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा, 100 mv माइनस आई कैप, ठीक है। ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो नेट चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, नेट चेंज इन मोमेंटम आया हमारा 200 mv, ठीक है। नेट चेंज इन मोमेंटम पी इनिशियल पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कितना आ रहा है हमारा 200 mv। ये हमारा आ गया नेट चेंज मोमेंटम में। तुम्हें फोर्स चाहिए तो फोर्स के लिए हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा 200 mv बाई टी। 200 mv बाई टी हमारा फोर्स हो जाएगा। एक यहाँ पे बस ये चीज ध्यान रखनी थी कि जब टकरा के वापस आएंगी तो जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 100 वाला ऑप्शन मत मार्क कर देना कि सोचना कि बस 100 ही चेंज हुआ है। तो यहाँ पर 200 चेंज हुआ क्योंकि पहले इस डायरेक्शन में मोमेंटम था, फिर इधर को आया, ठीक है। तो हमारा 200 mv बाई टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ द 2 kg इज रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग द वाटर एट द रेट ऑफ 1 kg per second
with the velocity of 10 मीटर पर सेकंड फाइंड इट्स इनिशियल एक्सीलरेशन। तो फिर इसकी सिचुएशन समझते हैं कि एक ब्लॉक है 2 kg का, है ना, एक 2 kg का मान लो ब्लॉक है, वो रेस्ट कर रहा हूं द फ्रिक्शनलेस सरफेस, देन इट इज स्ट्रक बाय द जेट रिलीजिंग द वाटर एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकंड। एक कोई जेट है 1 kg पर सेकंड से क्या कर रहा है, पानी को फेंक रहा है विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स इनिशियल, इसका इनिशियल एक्सीलरेशन निकालना है ना, तो मतलब हमें फोर्स पता होना चाहिए इस जेट की वजह से कितना लग रहा है। तो देखो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम्हें कोई फॉर्मूला याद करना हो या ना हो उसकी जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 1 kg पर सेकंड पानी जा रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो फोर्स का डायमेंशन बन रहा है, तो मतलब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें फोर्स मिलने वाला है ना, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि फोर्स कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो इसको देखते हैं आगे, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स हमारे पास आ जाएगा 1 किलोग्राम पर सेकंड। ये हमारा होगा कि कितना पानी 1 सेकंड में निकल रहा है, द वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा फोर्स 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही फोर्स का डायमेंशन होता है, तो हमारे पास फोर्स आ गया। हमें निकालना क्या, इनिशियल एक्सीलरेशन निकालना। मास हमारा कितना दे रखा है ब्लॉक का 2 kg, हमारा इनिशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा इनिशियल एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एंड सो देख लेते हैं ऑप्शंस, चेक करते हैं 5 हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, ऑल सरफेसेस सोन इन द फिगर आर assumed to be frictionless and the pulleys and the string are like the acceleration of the block of the mass 2 kg, है ना। तो इस सिचुएशन को इधर हम देखते हैं, तो देखो हमारे पास एक 2 kg का ब्लॉक है इधर, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, सो इसको 30 डिग्री मान लिख देते हैं, ठीक है। देन अब बताना है कि इस पे 2 kg वाले ब्लॉक का क्या बताना है हमें, एक्सीलरेशन बताना है, ठीक है। तो अब देखो इसका अगर थोड़ा सा एफबीडी बनाए तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन हमारा टी होगा और ये 2t होगा, ठीक है, 2t होगा टेंशन, और यहाँ पर 4g लग रहा होगा फोर्स, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा 2g साइन थीटा, 2g साइन 30, एंड इधर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ a1 एक्सीलरेशन से जा रहा होगा और ये ब्लॉक इधर की तरफ a2 एक्सीलरेशन से आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा हम सिचुएशन मान सकते हैं। तो अब देखो अगर ऐसी सिचुएशन बने यहाँ पर, तो हम यहाँ से टी डॉट ए सिग्मा टी डॉट ए जीरो करके वो हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड से निकाल सकते हैं सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू, अगर जीरो कर दें हम तो ऐसे हमारे पास दोनों एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो टी ए वन सेम डायरेक्शन में माइनस 2t, यहाँ पर टेंशन 2t एंड a2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो a1 इज इक्वल टू 2a2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक, a1 हमारे पास आ जाएगा 2a2, मतलब जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो इसके एक्सीलरेशन का डबल होगा, ठीक है। तो अगर हम मान ली इस वाले एक्सीलरेशन को, जो इस एक्सीलरेशन को हम a मान लें, इस एक्सीलरेशन को a मान लें, तो हमारा ये वाला एक्सीलरेशन जो होगा वो 2a हो जाएगा, ठीक है, 2a हो जाएगा। सो अब इसको हम आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों के लिए हम इक्वेशंस लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स लग रहा है T माइनस ऊपर की तरफ जा रहा है ब्लॉक 2 इंटू जी इंटू साइन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा कितना है 2a, तो ये 4a हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वाली इक्वेशन हम लिखेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे 4g माइनस 2t, 4g माइनस 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है 4 इंटू ए, ठीक है। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें टेंशन को एलिमिनेट करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया। देन हम देखेंगे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती तो 2g हो जाएगा, 4g माइनस 2g, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2g, इधर बचेगा इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 8 और 4 12a, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी g/6, g/6 हमारा आ जाएगा a। तो हमारा यहाँ से जो एक्सीलरेशन आया वो कितना आया, एक्सीलरेशन हमारे पास यहाँ से आ गया g/6, लेकिन हमें निकालना था किस ब्लॉक का एक्सीलरेशन, जो 2 kg का ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन निकालना था, है ना।
और उसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आया, देखो अगर उसका एक्सेलरेशन हम देखें तो उसका हमारे पास 2a है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 2a एक्सेलरेशन और a की वैल्यू g/6 है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2a, दैट इज g/3। तो अगर g/3 हमारे ऑप्शन में होगा वो सही होगा। देखते हैं तुम्हारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वाला भी सवाल मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें कि दोनों एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करें, तो वो टी डॉट ए से आ जाएगा। एंड इसके बाद इस क्वेश्चन इजी है बिल्कुल, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, 3 blocks A, B and C are pulled on the horizontal surface by the force of the 80 Newton as shown in the figure. The tension T1 and T2 in the string are respectively। तो एक हमारे पास सिस्टम दे रखा है एंड बोल रखा है क्या कि इसको 80 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है, देन हमें बताना है कि टेंशन कितना होने वाला, ठीक है। T1 T2 बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब दिखे तो देखो क्या करना है तुम्हें, इधर इसकी सिचुएशन को पहले ड्रॉ करते हैं, सॉरी। तो अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करें तो ब्लॉक 1, देन ब्लॉक 2, देन ब्लॉक 3 एंड इधर 80 न्यूटन फोर्स है, सारे मास 532 है मास, ठीक है। तो ये 5 है, ये 3 है और ये 2 kg मास है, ठीक है। तो देखो अगर हम इस फोर्स को एक्सटर्नल मान ले और इस जो बाहर 80 न्यूटन लग रहा है इसको हम एक्सटर्नल फोर्स मान ले, ठीक है। बाकी इस पूरी चीज को हम क्या कंसिडर कर ले, एक सिस्टम मान ले, तो हम इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो हमारा एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का कितना आ जाएगा, 80/538 एंड 210। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का। तो मतलब अगर हम बात करेंगे कभी, अगर हम बात करेंगे कि जो सारे ब्लॉक्स कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो सारे 888 से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस वाले ब्लॉक के लिए हम देखते हैं इस पे फोर्स कितना लग रहा है। अगर हम इसका एफबीडी बनाए, इस वाले ब्लॉक का 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाए, तो अगर 2 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाए तो इधर कितना 80 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, वो कितना होगा, टी टेंशन होगा, और कितना है वो T2, उसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी उसकी वैल्यू क्या है T2, ठीक है, उसकी वैल्यू T2 है, ठीक है। T20 इधर की तरफ 8 से मूव कर रहा है, तो मतलब हम यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, 80 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू 8, एक्सेलरेशन एंड मास इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 माइनस 16 दैट इज 64। तो हमारे पास जो हमारा T2 है वो आ गया 64। एंड सिमिलरली अगर हम T1 निकालना हो तो हम इस वाले ब्लॉक के एफबीडी की बात करेंगे, इस वाले ब्लॉक के एफबीडी बनाएंगे तो इधर की तरफ लग रहा है T2, इस पे सिर्फ और सिर्फ T1 फोर्स है, सॉरी T1 फोर्स है इस पे। एंड इस ब्लॉक का मास कितना है 5 kg एंड ये मूव कितने से कर रहा है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा T1 कितना आ जाएगा 40 और T2 कितना आ जाएगा 64। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 40 एंड 64, हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ। सो ये वाला भी इजी क्वेश्चन था, बस इसमें क्या अप्रोच रखनी है अपने को कि पहले पूरे सिस्टम को हम मतलब सारे ब्लॉक्स को एक सिस्टम मानेंगे एंड जो बाहर से फोर्स लग रहा है उसको एक्सटर्नल फोर्स मान के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे, और जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही हर एक ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन होगा। तो इस वाले अप्रोच से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, 1 kg mass is suspended from the ceiling by the rope of the length 4 meter. A horizontal force F is applied at the midpoint of the rope makes the angle of the 45 degree with the vertical axis as shown in the figure. The magnitude of the force F is। तो एक सिचुएशन दे रखी है, यहाँ भी एक दे रखा है सिस्टम, जिस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो इसको ड्रॉ करते हैं, देखो ठीक है, पूरे उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लटका रखा है, एक ब्लॉक, उस पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे ब्लॉक लटका रखा है, एक फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, एक फोर्स, तो मतलब बस ये चीज डॉटेड लाइन है, ठीक है, समझ लेना, बन गई ऐसी 45 डिग्री पर। तो यहाँ पर ये फोर्स F है एंड एक T1 है, टेंशन T1 है, एंड ये जो ब्लॉक का मास है वो कितना है, ब्लॉक का मास कितना है 1 kg है, और यहाँ पर T2 लग रहा है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर जो निकालना है वो क्या है,
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ, और यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। सो 1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय द रोप, लेंथ इतना इतना एंड ये सब चीजें दे रखी है। मैं एफ निकालना है, T1 भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो मतलब एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस एंड वाई डायरेक्शन के फोर्सेस जो होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब नेट फोर्सेस जो होंगे दोनों डायरेक्शन में 0 होंगे। तो हम देखते हैं इसका, इस वाले पॉइंट का, इस पॉइंट का हम एफ बी डी यहाँ पर बनाते हैं। तो देखो अगर हम इसका बनाएंगे तो इस पॉइंट पर हम फोर्सेस की बात करते हैं, तो नीचे की तरफ लग रहा है T2 एंड T2 कितना होने वाला है, 1 kg लग रहा है, तो 10 न्यूटन होगा, ठीक है। जी हम 10 मान के चलते हैं। देन इधर की तरफ F लगेगा और इधर की तरफ T1 लग रहा है, ठीक है। तो T1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर की तरफ एंड एक इधर की तरफ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा T1 cos 45 एंड ये कितना हो जाएगा T1 sin 45, T1 sin 45। तो ये दोनों कंपोनेंट आ गए T1 के। तो अब यहाँ से हम फोर्स बैलेंस कर सकते हैं इजीली, मतलब यहाँ से हम T1 निकालेंगे एंड T1 से F आ जाएगा हमारा, तो T1 cos 45 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। ये 10 न्यूटन होगा एंड F इज इक्वल टू कितना होगा T1 sin 45 एंड T1 sin 45 एंड T1 cos 45 की वैल्यू बराबर होगी, तो F बराबर 10 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई ना। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, T1 sin 45 भी तो होगी, तो ये दोनों चीजें बराबर, तो दोनों 10 के बराबर होने चाहिए, तो हमारा जो 10 है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं था, ये बस इसके T1 के कंपोनेंट करने थे। T1 के कंपोनेंट के ऊपर की तरफ T1 cos 45 एंड T1 sin 45 इक्वल इक्वेट कर दिया, आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लॉक ऑफ द मास m इज प्लेस्ड ऑन द, a block of the mass m is placed on the surface having the vertical cross section is given by y is equal to x square by 4 if the coefficient of the friction is 0.5, the maximum height at which the block can be kept without slipping। तो कुछ सिचुएशन दे रखी है क्या कि एक कोई मास एम का ब्लॉक है, वो किसी सरफेस पे रखा है, क्योंकि सरफेस बताई जा रही है एक्स स्क्वायर बाई 4, है ना, कुछ पैराबोलिक सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा गया है मान लो यहाँ पर। तो पूछ रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज 0.5, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5, देन क्या बताना है, द मैक्सिमम हाइट एट व्हिच द ब्लॉक कैन बी केप्ट विदाउट स्लिपिंग। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, उसको क्या जो भी बोलते हैं, शायद ऐसा ही कुछ एंगल ऑफ रिपोज ही बोलते हैं, जहाँ पे मतलब वो मैक्सिमम हाइट जहाँ से हमारा जो कोई भी ब्लॉक या किसी भी इंक्लाइन प्लेन में कोई ब्लॉक या पार्टिकल रखेंगे वहां से वो स्लाइड करना शुरू करेगा, उसका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसके लिए क्रिटिकल एंगल उसके लिए कितना आना चाहिए। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन सरफेस है, यहाँ पर हमने मान लो कोई चीज रखी है, अभी तक रुकी, अब इससे हमने जरा सा भी एंगल बढ़ाया तो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी ना, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो उस वाले कौन, तो tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा जो होता है म्यू के बराबर होता है, ठीक है, ये हमें पता है, ये चीज हमें पता है, tan थीटा इज नथिंग बट म्यू, ठीक है, तो म्यू के बराबर होने वाला है। अब यहाँ पे tan थीटा कैसे आएगा, तो tan थीटा क्या होता है, अगर हम बात करें किसी सरफेस का tan थीटा निकालने के लिए, तो उस tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, एंड स्लोप निकालने के हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई dx। तो इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट देख लिया इसका। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, देखो हम tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा को म्यू को इक्वल करेंगे, tan थीटा निकालने के लिए हम स्लोप पे जाएंगे, और स्लोप निकालने के लिए हम करते हैं डिफरेंशिएशन किसी भी सरफेस का। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास ये पैराबोलिक सरफेस है, यहाँ पे हमारा मान लो पार्टिकल है, यहाँ पर हम tan थीटा निकालेंगे, दैट इज m निकालने के लिए dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx तो आ जाएगा हमारे पास 2x बाई 4 दैट इज x बाई 2, ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका म्यू कितना है 0.5 है, तो हाईएस्ट पॉइंट x बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 कर देंगे 0.5, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 के लिए जो y होगा वो हाईएस्ट पॉइंट होगा जहां पर हम रख सकते हैं अपने ब्लॉक को। तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 4 है, तो y हमारा 1 बाई 4 मीटर आ जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ पर हाइट पूछी है, तो x की वैल्यू हम नहीं लिख देंगे, y निकालेंगे, क्योंकि y डायरेक्शन हमारी हाइट है, हमारा 1 बाई 4 क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये था सोचने लायक कि मतलब हम स्लोप पे जाएं, फिर वहां से एंगल ऑफ रिपोज की बात करो, tan थीटा बराबर म्यू पुट करके फिर हम इसको फाइंड आउट करें, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है,
A block of the mass 5 kg is placed on the rough inclined plane as shown in the figure. A block of the mass 5 kg is placed on the rough inclined plane as shown in the figure. If F1 is the force required to just move the block up the inclined plane, the F2 is the force required to just prevent the block from the sliding down. Then the value of the F1 minus F2. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। एक इंक्लाइन प्लेन हमारे पास दे रखा है, ठीक है, तो इस पूरी सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। एक हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, उस पर 5 kg का एक ब्लॉक रख दिया है, 5 kg का ब्लॉक रख दिया है एक। अब क्या बोल रहा है कि इफ F1 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप। अब हमें इस ब्लॉक को ऊपर बढ़ाना है, पहले हम F1 की बात करते हैं, ठीक है। F1 माइनस F2 निकालना तो हमें दोनों फोर्स निकालने पड़ेंगे, तो हम पहले F1 निकालते हैं। F1 क्यों, F1 कौन सा फोर्स है कि इसको हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो F1 लगेगा इधर। जब F1 से हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, ब्लॉक मूव करेगा, तो हमारा फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, mg sin थीटा लगेगा नीचे की तरफ, तो इधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स एंड इधर की तरफ लगेगा mg sin थीटा। तो यहां से हमारा F1 कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स और ये दोनों इनको ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है, सो m कितना है 5 इंटू 10 इंटू 1/2 प्लस म्यू कितना है 0.1 है, 0.1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा √3/2, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, 5 √3/2 एंड 2 5 10 25 प्लस 5 √3/2, ये हमारा आएगा F1 का वैल्यू, ठीक है। F1 हमारा यहाँ से आ गया एंड अब हम निकालेंगे F2। F2 के लिए क्या करेंगे, F2 कौन सा फोर्स है, अगर हम इसमें देखें तो हमारा F2 कौन सा फोर्स है, F2 क्या बोल रहा है, F2 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम द स्लाइडिंग डाउन। ब्लॉक को जस्ट रोक रहा है कि स्लाइड ना करे, है ना F2। तो मान लो ब्लॉक यहाँ पर रखा है, ठीक है, ब्लॉक यहाँ पर रखा है, इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, mg sin थीटा, इसकी वजह से ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। हमने कुछ फोर्स F2 इसको दे दिया, कुछ फोर्स F2 इसको दे दिया, ठीक है, एंड F2 इसको इतना फोर्स दिया कि फ्रिक्शन इधर की ही तरफ लग रहा था, फ्रिक्शन की वजह से रुका, मतलब रुकना चाहता है, एंड F2 इतना ही हमने दिया कि बस फ्रिक्शन और F2 मिलके इसको रोक दें। तो F2 इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो F1 माइनस F2, तो mg sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, तो 5√3/2 प्लस 5√3/2 इनको ऐड करेंगे तो कितना 5√3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये चीज यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट की है, बस समझ में आ गया होगा तुम्हें वैसे, तो हमारा 5√3 आ जाएगा, ठीक है। 5√3 प्लस 5√3/2 दो बार ऐड किया है तो 5√3 आना चाहिए, तो ऑप्शन है नहीं, तो 50√3 इधर रखा है। एक मिनट फिर से चेक करते हैं एक बार इसको, देखो 0.1 एंड कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 हो गई, ये सारी चीज़ें सही है। यहाँ पर F1 माइनस F2 करना था, F1 माइनस F2, सो ये हमने कर लिया। mg sin थीटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, F1 माइनस F2 एंड म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा ऐड होगा, तो m कितना है 5 इंटू जी इंटू 0.1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 प्लस √3/2 इंटू म्यू mg, तो म्यू mg की वैल्यू तो 5 ही होगी, तो 5√3/2 प्लस 5, तो 5√3 आंसर होना चाहिए। यहाँ पर 50√3 की जगह 5√3 आई थिंक ऑप्शन होना चाहिए था, तो ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 5√3 कर लो, 5√3 न्यूटन, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दे रखा है, आई थिंक इसमें ऑप्शन गलत लिख गया या फिर किसी ऑप्शन में कुछ गलती हो गई है लिखने में, क्योंकि 5√3 आ रहा है जो हमारा फोर्स आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन ऑब्जेक्ट, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो तो, आई थिंक कोई नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का, गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन एज इट टेक द टाइम टू स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री inclined plane, the coefficient of the friction between the object and the surface of the plane, inclined plane। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, वाले थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है फ्रिक्शन के, बेसिकली कैलकुलेशन करनी पड़ रही है हमें।
कह रहा है दो हमारे पास सिचुएशंस हैं, एक है कि जब हम एक रफ इंक्लाइन प्लेन लेते हैं और दूसरी सिचुएशन क्या है जब हम एक लेते हैं प्लेन, एक प्लेन लेते हैं जो कि रफ मतलब इंक्लाइन रफ नहीं है, सॉरी इंक्लाइन प्लेन लेते हैं जो कि रफ नहीं है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। तो पहले स्मूथ के लिए बात करते हैं। एंड क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आ गिवन ऑब्जेक्ट टेक n टाइम्स टू स्लाइड डाउन द, तो जो रफ वाला इंक्लाइन प्लेन है उसको स्लाइड करने में नीचे की तरफ आने में जो टाइम लगता है वो n टाइम्स टाइम है किसका, जो खाली वाले में लगता है। तो हम बिना रफ वाला पहले बात करते हैं। तो मान लो बिना रफ वाला यहाँ पर हमने रख दिया और यहाँ से स्लाइड डाउन करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लगता है, मान लो टी टाइम लगता है, और डिस्प्लेसमेंट s मान लो, कुछ करना नहीं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट s मान लिया हमने। एंड अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो तो पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना, जी साइन थीटा, इंक्लाइन प्लेन का एंगल 45 डिग्री दे रखा है, तो g/√2 ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हमें पता है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं कितना लगेगा। तो s इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल स्पीड कुछ नहीं थी, 1/2 GT², g हाफ AT² मतलब g/√2 इंटू T²। तो यहाँ से हमारे पास t कितना आता है, यहाँ से t आता है हमारे पास 1/2, इधर चला जाएगा तो 2√2s अपॉन g अंडर रूट में, ठीक है। ये हमारा आता है टाइम की वैल्यू। जब हम बात करते हैं किसकी, सिंपल वाले इंक्लाइन प्लेन की, जिसमें मतलब रफ नहीं है, सर्फ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन की। अब हम बात करते हैं रफ वाले की, वहां पे कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम रफ वाले के लिए देखें तो रफ वाले के लिए n टाइम्स ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ से स्लाइड करता है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, फ्रिक्शन भी लगेगा यहाँ पर क्योंकि अब है तो। एंड इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो मतलब 1g/√2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा सॉरी ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 माइनस म्यू, ठीक है। ये आ जाएगा टाइम यहाँ, ये सॉरी यहाँ पे आ गया एक्सेलरेशन हमारा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ भी आ गया, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हो। तो टाइम s इज इक्वल टू 1/2 AT, ए कितना है g/√2 इंटू 1 माइनस म्यू इंटू T², ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टाइम कितना आता है, टाइम आता है हमारा, मिनट पूरा नीचे जाता है, टाइम आता है हमारा रूट अंडर 2√2s अपॉन जी ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। अब क्या बोल रहा है कि जो ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम है 25 टाइम्स मोर है किससे, तो अगर हम दोनों टाइम्स को लिखें तो 2√2s अपॉन जी ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू रूट में है। एंड अगर हम इन दोनों टाइम्स को इक्वेट करें तो कितना होना चाहिए, √2s अपॉन कितना था वहाँ पर टाइम हमारा, देखते थे g अपॉन जी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये वाला टाइम जो है 25 टाइम्स ज्यादा, तो मतलब अगर हम इधर 25 का मल्टीप्लाई करवा दें, इधर हम 25 का मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बराबर हो गई, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये रूट चला जाएगा, ये कैंसिल होंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, जी से जी कैंसिल होगा तो बचेगा 1/1 माइनस म्यू इज इक्वल टू, आई थिंक 25 टाइम्स नहीं दे रखा है, n टाइम्स दे रखा है, ठीक है। तो फिर इसको n कर लो, तो सॉरी उसके लिए n² हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/1 माइनस म्यू इज इक्वल टू n², सो 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1/n², सो म्यू इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/n², 1 माइनस 1/n² हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया इसको करने में, बाकी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था फालतू, बस मेहनत करने वाला क्वेश्चन था, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं था ज्यादा, ठीक है। तो हो गया, इसका भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रखा है, एज शोन इन द फिगर द ब्लॉक ऑफ द मास 10 kg इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय द फोर्स F acting at an angle of the 30 degree with the horizontal, the coefficient
of the friction is 0.25, the block will just start to move for the value of the f. पूछ रहा है f की किस वैल्यू के लिए जो ब्लॉक है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, और कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन दे रखा है हमारे पास, एंड द ब्लॉक मास ऑफ द ब्लॉक दे रखा है। तो देखो इसको करते हैं, देखो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसको हम F फोर्स से खींच रहे हैं, एंगल 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री के एंगल पे फोर्स F लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, विद म्यू इज इक्वल टू कितना, म्यू कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है हमारे पास 0.25, ठीक है, 0.25 म्यू दे रखा है। तो मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इधर की तरफ जो फोर्स का कंपोनेंट लगेगा वो लगेगा F cos थीटा, F cos थीटा, एंड ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा F sin 30, ठीक है। एंड तो हमारा जो नेट नॉर्मल फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स हमारे पास आ जाएगा, नॉर्मल हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल। तो हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो कितना होगा इसका वैल्यू, मास 10 है, 10 ही है ना, मास 10 है, हाँ। तो मास कितना है, 10 है, 10 माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। और फोर्स कितना हम लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, तो एफ साइन थीटा ये हमारे पास आ गया नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन यहाँ से आ जाएगा, इसमें म्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25, ये आ गया हमारे पास फ्रिक्शन। एंड ब्लॉक जस्ट मतलब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दे, मतलब दोनों फोर्स इक्वल हो जाने चाहिए, है ना। तो ब्लॉक हमारा जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे इक्वेशन F cos 30 इज इक्वल टू 100 माइनस F sin 30, मतलब F बाई 2 कर लेते हैं इसको, इंटू 1/4, 0.25 को 1/4 लिख दिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, f√3 बाई 2 इंटू 4, तो 2f√3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 100 माइनस f बाई 2। एंड इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फोर्स यहाँ से आ जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी, काफी गंदा सा बन रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारा f आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 11 में क्या दे रखा है, अ सिस्टम ऑफ द टू ब्लॉक of the masses m is equal to 2 kg and m is equal to capital M is equal to 8 kg based on the smooth table as shown in the figure. The coefficient of the static friction between the two blocks is 0.5. The maximum horizontal force that can be applied to the block of the mass m so that the block moves together. हाँ, तो ये टू ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन है फ्रिक्शन वाला। सो क्या करेंगे इसमें, रुक जाओ पहले एक बार देख लेते हैं। फोर्स F लग रहा है, F की वैल्यू दे रखी, क्या F की वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F कितना हो सकता है, सो दैट कि दोनों जो ब्लॉक्स है वो साथ में चलें, ठीक है। तो करते हैं इसको, ड्रॉ करते हैं इसको पहले। ये हमारे पास नीचे कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, यहाँ पर फोर्स F लग रहा है, इसका FBD पूरा बना लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, यहाँ पर तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, और इस पे सिमिलरली फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, FR एंड FR, ठीक है। तो अब देखो बोल रहा है कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहा है, मतलब दोनों का जो एक्सेलरेशन हो सेम होगा, ठीक। तो ये हुई बात यहाँ पर कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो एक्सेलरेशन सेम होगा, मान लो कुछ पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं हम, एंड पूरा किस सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगा। एंड वो एक्सेलरेशन होगा क्या, अगर हम ऊपर वाला ब्लॉक देखें, अगर हम ऊपर वाला ब्लॉक देखें छोटा वाला ब्लॉक, तो इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। एंड इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मान लो, इस फ्रिक्शन की जो है मैक्सिमम वैल्यू लग जाए, मतलब लग जाए उसमें, ठीक है, फोर्स की। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ऊपर की वजह से नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, 2g आ जाएगा, एंड तो म्यू mg आ जाएगा हमारा फ्रिक्शन, तो म्यू mg, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू mg बाई m, सो म्यू जी आ जाएगा एक्सेलरेशन। एंड म्यू कितना दे रखा है, म्यू हमारे पास दे रखा है 0.5, दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एक्सेलरेशन इस पूरे। अब देखो, अब दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, हमने ऊपर वाले ब्लॉक का भले एक्सेलरेशन निकाला हो, बट दोनों ब्लॉक साथ में चल रहा है, तो इसके लिए नीचे वाला ब्लॉक भी मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से जा सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से।
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जा सकता है। तो कैपिटल एम की एफवीडी बनाते हैं, तो इस पर फोर्स लग रहा है एफ एंड पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है दैट इज म्यू एम जी। अब देखो इस पर कितना लगेगा नॉर्मल फोर्स, इस पर लगेगा पीछे की तरफ, तो इस पर नॉर्मल इसके लिए कितना होगा 8 और 2 10, ठीक है 8 और 2 10 पूरा नॉर्मल लगेगा ना इस पे, सॉरी नहीं पूरा नहीं लगेगा क्योंकि इस वाली सरफेस पे नहीं लग रहा है, इस वाली सरफेस पे लग रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा म्यू एम जी लगेगा और नॉर्मल उसके लिए 2g ही होगा, तो 0.5 इंटू 2 इंटू जी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, g लगेगा, ठीक है। तो F माइनस 10 इज इक्वल टू मास कितना है 5, एक्सेलरेशन एंड मास कितना 8, तो F की वैल्यू कितनी आएगी 5 40 एंड 10 50 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा कितना एफ आर इज इक्वल टू इसकी वजह से जो नॉर्मल आएगा उसकी वजह से, और ये वाली जो सरफेस है स्मूथ दे रखी है, ठीक है ये स्मूथ दे रखी है, तो हमारे पास जो फोर्स कितना आ जाएगा 50 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या यूज किया, कुछ नहीं, देखो दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो दोनों को पूरे एक सिस्टम में कंसिडर कर लिया, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होने वाला है। एंड पूछ रहा है मैक्सिमम फोर्स के बारे में, तो अगर हम इनका मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालें तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ऊपर वाले ब्लॉक की, तो वहां पर जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कब आएगा जब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर सकता है क्या, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू एम जी हो जाएगी मैक्सिमम। उस केस में एक्सीलरेशन हमारे पास 5 आ जाता है, देन हम नीचे वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, एफ निकालते हैं, हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 49 न्यूटन्स, ठीक है 49 न्यूटन्स करेक्ट हो जाएगा। 50 आया है यार, यहाँ पे 9.8 यूज करना था जी, अगर हम 9.8 यूज करेंगे आई थिंक 49 ही आना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a train is moving with the speed of the 12 meter per second on the rails which are 1.5 meter apart। यहाँ पर हमारा एनालिमेंट फ्रिक्शन चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं सर्कुलर मोशन स्टार्ट होता है अब हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, a train is moving with the speed of the 12 meter per second on the rails which are 1.5 meter apart to negotiate the curve radius of the 400 meter, the height by which the outer rail should be raised with the respect to the inner rail, ठीक है। कह रहा है कि एक देखो ऐसे हमारे पास ट्रेन की पटरियां हैं, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1.5 मीटर दे रखा है, 1.5 मीटर, इस पर ट्रेन चल रही है। अब बोल रहा है कि ये 400 मीटर की रेडियस का जो है ये एक सर्कुलर टर्न है, इसको नेगोशिएट करने के लिए जो इधर वाली रेल है आउटर रेल है इसको कितना ऊपर उठाया जाए कि जो मतलब ट्रेन है वो इजिली मतलब नेगोशिएट हो जाए, कर जो ट्रेन आए वो आराम से निकल जाए। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर वेलोसिटी, अगर हम बात करें आर जी टेन थीटा, हमारी होगी क्या यहाँ पर वेलोसिटी, आर जी टेन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, इससे हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप कितना होना चाहिए ये वाला, ठीक है। इस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो ये होती है किसी भी कर्व पे मूव करने के लिए ऐसे, तो हमारे पास आई थिंक वेलोसिटी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से हम लिखेंगे रेडियस 400 इंटू जी इंटू टेन थीटा दैट इट इज इक्वल टू 144, ठीक है, स्क्वायर कर दिया हमने दोनों साइड, यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 144 डिवाइड बाई 4000, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है टेन थीटा। एक बार टेन थीटा हमारे पास आ गया तो अगर यहाँ पर देखो तो कितनी हाइट से उठाया जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इस हाइट से उठाया जाए, यहाँ पर हमने लिख लिया इसको हाइट मान लिया h एंड ये वाली डिस्टेंस हमें पता है 1.5, सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है h बाई 1.5। तो ये अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, टेन थीटा इज इक्वल टू h बाई 1.5। सो इसको देखते हैं सॉल्व करते हैं, तो हमारी h कितनी आ जाएगी, टेन थीटा मीन्स 144 बाई 4000 इंटू 1.5, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक आंसर आना चाहिए जो 5.4 आना चाहिए आंसर आई थिंक इसका, ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके जितना है तुम लोग कमेंट करके इसका आंसर बताओ, ठीक है, कैलकुलेशन करके बताओ कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर जो भी आ रहा है क्वेश्चन नंबर डाल के इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है, इसका आंसर कमेंट करो, आई थिंक 5.4 आना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 10 मीटर, द बॉडी कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 4 सेकंड, एट द एंड ऑफ द थर्ड सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी
तो एक बॉडी मूव कर रही है इन द सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, है ना, कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है बॉडी इन रेडियस ऑफ द 10 मीटर सर्कल, द बॉडी कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 4 सेकंड एट द एंड ऑफ द थर्ड। तो 4 सेकंड में पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो थर्ड सेकंड के एंड में कितना, तो मतलब 3/4 पार्ट ऑफ द सर्कल कंप्लीट कर लेगा। अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट करेगा चलना तो इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आ जाएगा। देन पूछा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 10√2 हो जाएगी ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, तो 10√2 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। बस कंफ्यूज मत हो जाना, डिस्टेंस निकाल के मत बैठ जाना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या, बॉडी ऑफ द मास 200 ग्राम इज टाइड टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 न्यूटन पर मीटर, while the other end of the spring is fixed at O. The body, if the body moves about O in the circular path on the smooth horizontal surface with a constant angular speed of the 5 radian per second, then the ratio of the extension in the spring to its natural length will be। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि एक बॉडी ऑफ द 200 ग्राम इज टाइड टू स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है उससे हमने एक 200 ग्राम की जो है बॉडी को टाई कर रखा है। देन इसका k इज इक्वल टू 12.5 न्यूटन पर मीटर, द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट O, पॉइंट O पर हमने फिक्स किया। बॉडी मूव्स अबाउट O इन द सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस with the constant angular speed ओमेगा दे रखा है 5 रेडियन पर सेकंड, द रेशियो ऑफ द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू इट्स नेचुरल लेंथ, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन और इसकी नेचुरल लेंथ का रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखो मान लो कुछ x, इसमें जो एक्सटेंशन आ जाएगा वो x आ जाएगा, इसको इधर करते हैं, ठीक है। सो ये मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा ये हमारा हो गया, ठीक है। बॉडी 200 ग्राम की, ये ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। इस यहाँ पर ओमेगा से घूमेगी तो इसकी तरफ, इस बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो कितना हो जाएगा, ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, ये फोर्स एक बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो फोर्स के इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये वाला जो हमारा फोर्स बाहर की तरफ एक लगेगा, ठीक। तो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, जो भी एक्सटेंशन होगा के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्टेंस तब कितनी हो जाएगी, जब बाहर की तरफ घूमेगा ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस r प्लस एक्स हो जाएगी ना, एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन r प्लस एक्स होगा, तो यहाँ पर भी हम r प्लस एक्स लिखेंगे, r प्लस एक्स का स्क्वायर, r प्लस एक्स, ठीक है। ये चीज करेंगे यहाँ से, ठीक है। देन क्या करेंगे, यहाँ से हमने के एक्स निकाला, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 12.5। इसमें हमें स्प्रिंग की लेंथ नहीं दे रखी, मतलब हमें एक्चुअल लेंथ निकालनी है स्प्रिंग की, r बाई एक्स बाई आर का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम स्प्रिंग की लेंथ एक्चुअल मान लेते हैं r एंड देन x मान लेते हैं r एंड देन हमने x में x मान लिया, ठीक है। तो ये रेशियो निकालना है, तो वैल्यूज डालते हैं 12.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 200 ग्राम में तो 200 बाई 1000 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 25 हो जाएगा, 25 इंटू आर प्लस एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो 25 टाइम्स एंड ये कितना जाएगा 5, सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 12.5 एक्स इज इक्वल टू 5r प्लस 5x, यहाँ से हम निकालेंगे तो 7.5 x इज इक्वल टू आ जाएगा 5r, हमें निकालना क्या, x बाई आर निकालना है, सो आ गया यहाँ से x बाई आर निकालना है, सो x बाई आर यहाँ से आ जाएगा, x बाई आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/7.5, तो 2/3 हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। सो
2:3 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या था, बेसिकली करना क्या था, हमें यहाँ पर दे रखा था एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग घूम रही है सर्कुलर मोशन में, तो स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आ जाएगा सर्कुलर मोशन में जब घूमेगी ऐसे, क्योंकि बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब वो जो आर फोर्स मान लो लगेगा, ठीक है, तो एक डिस्टेंस बन जाएगी, तो उसकी वजह से जो बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे उसमें एक्स डिस्टेंस और ऐड हो जाएगी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ के वो घूम रहा है, ठीक है। एंड जो उसकी नेचुरल लेंथ है वो मान लिया हमने आर है और एक्स उसको हमने मान लिया, तो यहाँ पे फोर्स लिख दिया हमने एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आर प्लस एक्स, यहाँ पर हमने प्लस एक्स और कर दिया, ठीक है, प्लस एक्स इसको बराबर के एक्स। और ये फोर्स किसके बराबर होगा, क्योंकि ये कोई पार्टिकल जो भी बॉडी हो एक्सिलरेट तो हो नहीं, वहां पे मतलब उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में आ गया देन घूम रही है ऐसे ऐसे, तो वहां पर जो के एक्स है स्प्रिंग फोर्स वो इसको बैलेंस कर रहा है, तो के एक्स इज इक्वल टू एम इसके इक्वेट कर दिया एंड देन इसको आगे सॉल्व करके हमने निकाल लिया रेशियो। ये वाला क्वेश्चन इजी था, कुछ खास तो था नहीं इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोल दिया, बोल रखा है वन एंड ऑफ द massless spring of the spring constant and the natural length L naught is fixed, while other end of the massless spring is connected to the small object of the M lying on the frictionless table. The spring remains horizontal on the table if the object is made to rotate at an angular velocity of the omega about an axis passing through the fixed end, then the elongation in the spring will be। तो ये क्वेश्चन सेम है अभी पिछला जो मैंने कराया वैसा सा ही लगभग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद करोगे एंड इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, तो खुद से करके इसका आंसर बताना है कमेंट में। और ऐसा दूसरा क्वेश्चन तो मतलब इंपॉर्टेंट है लगभग वैसा सा, वही तो नहीं है। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले में क्या था, स्मूथ सर्कुलर ग्रूव हैज द वर्टिकल वॉल एज शोन इन द फिगर, अ ब्लॉक ऑफ द मास m मूव अगेंस्ट द वॉल विद द स्पीड v, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि ऐसा एक ब्लॉक है हमारे पास जो कि घूम रहा है गोले में, तो इसमें नॉर्मल और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बताना है। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर क्या होगा, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स वही नॉर्मल होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर हमारे पास नॉर्मल फोर्स होगा। रिलेशन बताना है तो एन और बी में, तो पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक आएगा एन और पी का ग्राफ, ठीक है। तो कुछ नहीं था इसमें, तो इजी था, ग्राफ बनाना आता है अगर तो हो गया ये वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है when the kinetic energy of a body becomes 36 times its original value the percentage increase in the linear momentum will be, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। सो हमारे पास जो चैप्टर स्टार्ट होगा कौन सा है, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है किसका है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के रिलेशनशिप के बीच में है ना। तो जेईई मेंस में ये वाली चीज बहुत बार उनका लगभग फेवरेट सा बना हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी रेशियो में, कभी ऐसे करके ऐसे करके वो पूछते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहाँ पर आएंगे इसका, कभी मॉडर्न फिजिक्स में भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस रिलेशन पे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो दे रखा है क्या कि when kinetic energy of the body becomes 36 times its original value the percentage increase in the linear momentum will be। सो देखते हैं इसको। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाई टू एम, पी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली हमने मान लिया काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी थी के, इनिशियली हमने काइनेटिक एनर्जी हमने मान ली कितनी थी ई, ठीक है। देन मोमेंटम क्या था पी स्क्वायर बाई टू एम, तो मोमेंटम भी हमारा पी था, ठीक है। अब हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को कर दिया 36 टाइम इंक्रीज कर दिया, एंड देन हमारे पास जो मोमेंटम आ जाएगा वो पी डैश आ जाएगा मान लो, ठीक है, अपॉन टू एम। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोमेंटम कितना आ गया, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। तो 1/36 इज इक्वल टू पी बाई पी डैश का स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा 1/36 इज इक्वल टू पी बाई पी डैश, इधर रूट आ जाएगा, तो 1/6 पी बाई पी डैश, ठीक है। तो हमारा जो पी डैश आ गया कितना आ जाएगा 6p आ जाएगा, है ना। तो पूछ रहा चेंज इन मोमेंटम कितने परसेंट हुआ, तो पहले मोमेंटम हमारा p था, अब 6p हो गया, तो चेंज कितना हुआ 5p चेंज हुआ मोमेंटम, 5p चेंज हुआ तो कितना परसेंट चेंज हो गया 5p इंटू 100 बाई p, मतलब 500% का चेंज आया मोमेंटम में, है ना। द परसेंटेज इंक्रीज इन द लीनियर मोमेंटम विल बी, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ लीनियर मोमेंटम 500% इंक्रीज। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, a force F is equal to 2 plus 3x act on the particle in the x direction where F is in Newton and x is in meters, the work done by the force from x is equal to 0 to x is equal to 4, है ना। हमारा फोर्स
जो फोर्स दे रखा है द फंक्शन ऑफ एक्स एंड हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है एफ डॉट डी एस, ठीक है, इंटीग्रल एफ डॉट डी एस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वर्क डन 2 प्लस 3x इंटू डी एक्स है ना, तो 2x प्लस 3x² बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 0 टू 4 में। तो अगर हम डाल देंगे वैल्यूज, तो 2x इतना 8 हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 4 इंटू 4 अपॉन 2, तो 4 टू 8 24 प्लस 8 32 जूल्स आ जाएगा हमारा वर्क डन। वर्क डन हमारा कितना जाएगा 32 जूल यहाँ पर, ठीक है। सो 32 जूल यहाँ पर हमारा वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन in the joule of a particle in the region of the space is given as the u is equal to 2x square plus 3y cube plus 2z. Here x, y, z are in the meters. The magnitude of the x component of the force acting on the particle at a point P is equal to 1, 2, 3. हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड दे रखा है किसी स्पेस में 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z, ठीक है। एंड देन हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो फोर्स क्या आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स हमारे पास क्या जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो हमें एक्स डायरेक्शन का फोर्स चाहिए तो डेल यू बाई डेल एक्स कर देंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव इसका कितना जाएगा 4x विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम निकालेंगे, ठीक है। तो 4x हमारे पास आ जाएगा फोर्स एंड x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0.1, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 4 न्यूटन, ठीक। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, 4 न्यूटन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 2 बार हो गया, इसको हटा दो, ठीक है, हटा दो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अ पार्टिकल ऑफ द मास m मूव्स ऑन द स्ट्रेट लाइन विद इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू अल्फा रूट x where a root x where a is constant, the total work done by all the forces on the particle during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to d। तो बोल रखा है क्या कि एक कोई पार्टिकल है m मास का जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू a रूट x है ना, वेयर a इज द कांस्टेंट एंड टोटल वर्क डन निकालना है सारे फोर्सेस का। तो जब बात करें कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन हम लिख सकते हैं टोटल वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है, डेल्टा के ई होगा टोटल वर्क डन, ठीक। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियली पार्टिकल क्या था, रेस्ट पे था, तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी। एंड फाइनली कितनी हो जाएगी, देखो फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गया था डिस्टेंस d पर, x बराबर d पर जब पहुंचेगा पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी a रूट d, ठीक है, a रूट d। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी 1/2 मास ऑफ द पार्टिकल इज m इनटू a रूट d का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2 m a स्क्वायर d, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा m a स्क्वायर d/2, और यही क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके बहुत इजीली फाइंड कर लिया कि टोटल वर्क डन कितना आएगा बाय ऑल द फोर्सेस। तो हमारा m a स्क्वायर d/2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया तो बहुत इजीली इसका आंसर आ गया। पर अगर मान लो तुम पेपर में कहीं पैनिक हो जाओ और गलती से भी कोई और मेथड लगाने लग जाओ, है ना, v इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है x का, फिर उससे तुम डिस्प्लेसमेंट सोचने लगो या कुछ ऐसा उल्टा सीधा सोच के करने लग जाओ, तो क्वेश्चन डेफिनेटली वहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत हो जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ट्राई करो, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पढ़ते हैं। द बॉब ऑफ द पेंडुलम वाज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक पेंडुलम का बॉब रिलीज किया हॉरिजॉन्टल पोजीशन। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 10 मीटर if it dissipates the 10% of its initial energy against the air resistance, the speed with which the bob arrives at the lowest point। तो देखते हैं, देखो कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन से यहाँ से एक बॉब छोड़ा गया है और ये लोएस्ट पॉइंट पर आता है, तो बताना क्या है, if it dissipates 10% of its initial energy against the air resistance, the speed with which bob arrives at the lowest point। तो इसकी स्पीड बतानी है जब इसने 10% ऑफ द एनर्जी क्या किया, लॉस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से छोड़ा गया, इसका मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है इसका
कुछ m मान लेते हैं, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम 10 मीटर दे रखी है एंड स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ किसकी कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। तो देखो यहाँ पर इसका मान लो कुछ मास m रहा होगा, ठीक है। देन यहाँ से हमने इसको छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मान लो स्पीड v हो गई इसकी, ठीक है। तो स्पीड v हो गई एंड इसने क्या किया, 10% एनर्जी अपनी क्या है लॉस कर दी। 10% ऑफ एनर्जी जिसकी थी वो डिसिपेट हो गई किसमें, द फॉर्म ऑफ, मतलब एयर रेजिस्टेंस की वजह से खत्म चली गई, जो भी हीट वगैरह जिसके फॉर्म में जानी होगी चली गई। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी थी, mgh, ठीक है। mgh थी इसकी एनर्जी इनिशियली, अगर हम बात करें तो। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से देखो पोटेंशियल एनर्जी इस पे लग रही होगी, ठीक है। तो जो L हाइट है, मतलब 10 L लिखो इसको बेटर, अगर हम लिखें इसको तो mgl, इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, mgl थी, ठीक है। इसकी 10% एनर्जी इसने क्या किया, इसकी इसकी 10% एनर्जी चली गई, ठीक है। तो मतलब बची कितनी, 90%। तो mgl इंटू 90% एनर्जी बची, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से नीचे की तरफ ये लोएस्ट पॉइंट पर आया और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। तो हमारा कितना जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgl इंटू 90/100, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। सो m से m तो कैंसिल होगा यहाँ पे, गया, ठीक है। देन इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा यार, देखो वाह इरेज हो गए। इसको v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, g इज इक्वल टू 10, लेंथ 10 है हमारे पास, और ये gl इंटू 90/100 इंटू 2, ठीक है। तो ये कैंसिल, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √180। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। तो √180 तो ये कितना जाएगा, 6√5 आना चाहिए आई थिंक आंसर, है ना। तो 6√5 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी वो कर दी हमने। देखो क्या किया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से स्ट्रिंग की हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी वहां से हमने छोड़ा, तो मतलब L हाइट ऊपर था, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgl थी। उस इनिशियल एनर्जी का 10% लॉस हो गया, मतलब 10% पता नहीं कहाँ गया, कहीं भी। 90% एनर्जी जो थी उसकी वजह से नीचे की तरफ आता है एंड देन नीचे की तरफ उसको कुछ वेलोसिटी मिलती है v, है ना। तो उससे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू mgl का 90%, और उससे हमने निकाल लिया कि नीचे वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। कुछ नहीं था इस वाले क्वेश्चन में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कैलकुलेशन। सो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अ स्टोन इज टाइड to a string of the length L is filled in the vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of the time, the stone is at its lowest position and has speed u. The magnitude of the change in the velocity as it reaches the position where the string is horizontal is under root of x ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस जीएल द वैल्यू ऑफ x। सो देखो क्या बोल रहा है कि एक स्टोन है, उसको हमने एक एल लेंथ की स्ट्रिंग में टाई किया एंड देन फिल्ड इन द वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल में इसको हम घुमा रहे हैं विद अदर एंड सेंटर, ठीक है, एक दूसरा एंड स्ट्रिंग का सेंटर। द सर्टेन इंस्टेंट ऑफ द टाइम द स्टोन इज एट लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन पर स्टोन था, ठीक है। तो मान लो ऐसे घूम रहा था, तब इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, यू थी, यू थी। देन क्या बोल रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी एज इट रीचेस द पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर पहुंचा तब इसकी कुछ स्पीड हो जाएगी मान लो v, ठीक है। तो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी, तो √5gl होगी, ठीक है, √5gl, क्योंकि वर्टिकल सर्कल में मोशन करने के लिए जो स्पीड होती है लोएस्ट पॉइंट पर वो कितनी होती है, √5gl होती है। तो u की वैल्यू हमें पता है √5gl, ठीक है। हमें निकालना है v कितना होगा, तो v हम निकालते हैं। देखो तो हम वही वर्क एनर्जी लगाएंगे फिर से। तो इस पॉइंट पर हमारा u कितना है, √5gl, ठीक है। यहाँ तक जाने में l डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मतलब mgl वर्क डन होगा, दैट इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 m, यहाँ पर v स्क्वायर इनिशियली 5gl थी, फाइनल पता नहीं कुछ होगी mv स्क्वायर
तो यहाँ से जो हमारा वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, √3gl आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे √3gl आएगा। ठीक, इधर जाएगा माइनस होगा और 3mgl बचेगा एंड बी उस जो भी करोगे तुम 3gl आने वाला है। ठीक, सो यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिल गई। अब देखो नीचे की यहाँ इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी होगी इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन मान लो इसको, देन यहाँ वाली जो वेलोसिटी होगी वो होगी किसमें, वाई डायरेक्शन में। तो मतलब जो u था वो आई कैप था, बट जो v आया वो j कैप आया है। ठीक है, हमें बताना है कि चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो देखो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डेल्टा v कैसे आएगा, vf माइनस vi। ठीक है, vf माइनस vi, तो फाइनल v कितना आया, √3gl j कैप माइनस √5gl आई कैप। तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो v कितना होगा, √3gl प्लस 5gl। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 8gl आएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस का मतलब, पर अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑप्शंस, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, बट जो अंदर का जो फॉर्मेट दे रखा है वो थोड़ा सा अलग दे रखा है। तो इसके लिए थोड़ा सा सोचो तुम, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो देखो क्या दे रखा है, x ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस gl। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा सा बनाना है ना, इसको इस चीज को हमें लिखना है कि यहाँ पे इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यू स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5gl है। ठीक है, 5gl, तो 5gl माइनस gl कितना हो जाएगा, 4gl, तो 4gl एंड x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8gl होने के लिए 2 होनी चाहिए, तो 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बस यहाँ पे फॉर्म थोड़ा सा आंसर का अलग आता है हमारे पास, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इस पॉइंट पे आकर के। देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या किया यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखो 8gl हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, देन हमारे पास क्या दे रखा है, फॉर्मेट ऑफ आंसर यू स्क्वायर माइनस gl। ठीक है, अब यू स्क्वायर की वैल्यू हम डाल देंगे 5gl, 5gl माइनस gl कितना हो जाएगा, 4gl, देन x की वैल्यू निकालनी तो 2 आ जाएगी, देन 8gl हो जाएगा। ठीक है, तो इजी था, हो गया वाला भी। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, अ बॉडी ऑफ द मास 2 kg begin to move under the action of the force F is equal to 60 I cap plus 60 square J cap Newton. The power developed by the force at the time t is given by। तो यहाँ पे फोर्स दे रखा है एज द फंक्शन ऑफ द टाइम। ठीक है, एंड हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, बॉडी मतलब जो भी है, तो हमें पावर पूछा गया है। तो पावर क्या होता है, पावर हमें अप्रोच क्या रखेंगे हम, कि फोर्स हमें पता है एंड देन फोर्स से पता हो तो हम वेलोसिटी पे जाएंगे, क्योंकि एफ डॉट बी हमारे पास पावर देता है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स तो यहाँ पे पता है, पर वी कैसे आएगा, अगर हम यहाँ से एक्सिलरेशन निकाल के एक्सिलरेशन को इंटीग्रेट कर दे तो हम वी निकाल सकते हैं। तो वहां से हमें वी आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, देन दोनों का हम क्या कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे और हमारे पास क्या जाएगा, पावर। तो करते हैं इसको, एफ कितना है, एफ कितना है, एफ इज इक्वल टू 60 आई कैप प्लस 60 स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ये हमारे पास एफ है। सो एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सिलरेशन हम यहाँ से अगर निकाल तो मास 2 kg दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, 3t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप आ जाएगा। ठीक है, एक्सिलरेशन। तो अगर हम वेलोसिटी निकाले तो a डॉट डी टी हो जाएगा, a डॉट डी टी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3t डॉट डी टी, तो 3t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 3t क्यूब बाई 3 जे कैप, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। तो अगर हम दोनों को डॉट प्रोडक्ट करा दे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास आ जाएगी पावर। तो 60 आई कैप प्लस 60 स्क्वायर जे कैप ब्रैकेट इधर डॉट प्रोडक्ट विथ 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 2 3 टाइम्स कटेगा, 90 क्यूब हो जाएगा, 90 क्यूब प्लस 6 और टी, तो 60 की पावर 5, तो इतना हमारी पावर आ जाएगी वॉट में, 90 क्यूब प्लस 60 की पावर 5। तो देख लेते हैं ऑप्शन 90 क्यूब प्लस 60 की पावर 5, हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 कहाँ गया, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं जल्दी से। A body of the mass 2 kg is initially at rest. It start moving unidirectionally under the influence of the
सोर्स ऑफ द कांस्टेंट पावर P, its displacement in the 4 second is 1/3 a square root P the value। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक कोई बॉडी है, मास उसका कितना दे रखा है, 2 kg है। ठीक है, वो मूव करती है यूनिट डायरेक्शन, द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक पावर सोर्स है, उसकी वजह से वो मूव करती है एक किसी डायरेक्शन में। ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में कितना होता है, 1/3 a square root P देन द वैल्यू ऑफ a। तो देखो अगर हम पावर देखें तो क्या होता है, पावर होता है एनर्जी इनटू टाइम। ठीक है, एनर्जी इनटू टाइम, ऐसा तो पावर होता है, सॉरी उल्टा हो गया, पावर इनटू टाइम क्या होती है, एनर्जी होती है, मतलब पावर होती है एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, तो 1/2 mv² अगर हम लिखें किसी भी वेलोसिटी v के लिए किसी भी टाइम पे, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी का फंक्शन निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड पावर। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आती है, वेलोसिटी कितना आ जाता है हमारे पास, यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकाले तो हमारे पास आ जाता है pt/m और 2, ये आ जाती है हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल दिया एज अ फंक्शन ऑफ p एंड t। अब देखो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ds/dt, ds/dt इज इक्वल टू 2pt/m। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करके, इसको इंटीग्रेट करके हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें कब तक का चाहिए, सो देख लेते हैं, इन 4 सेकंड से, है ना, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, तो मतलब 0 से लेकर के 4 में हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 4 में, अंडर रूट 2pt/m इंटू dt। ठीक है, 0 से 4 में, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा m एंड रूट टी डी टी 0 से 4, तो ये कितना हो जाएगा, रूट टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t की पावर 1/2 है ना, t की पावर 1/2 है +1, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3 इंटू 2, और इसमें 0 से 4 की लिमिट डाल देंगे, तो 4 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 16/3। ठीक है, तो अंडर रूट 2p/m इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16/3। ठीक है, तो आंसर का फॉर्म क्या रखा, 1/3a² इंटू p। ठीक है, 1/3a² इंटू अंडर रूट ऑफ p। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू तो 2 दे रखी, तो m और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 16/3 अंडर रूट p। तो हमारा a² कितना आ गया, 16 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारा इंटीजर आ गया कितना, 4 आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो देखो ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी बात करें कि पावर और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशंस के बीच में, तो हम pt इज इक्वल टू हाफ mv² लिखेंगे, देन वहां से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, एंड वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, तो उसका जो हमारा रिलेशन है वो आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, सो इसके 24 क्वेश्चंस थे, जहां तक हमने वर्क, पावर एंड एनर्जी तक के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे मैं सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन और जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स उनको ऐसे पार्ट्स में करके कवर कराऊंगा, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे पीवाईक्यू तुम्हारे लिए रिवीजन में। सो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।